मैं डॉक्टर इंदु शेखर सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, मखाना अनुसंधान केंद्र बंगा। मैं आज आप लोगों को मखाना की खेती के लिए किस तरह के खेत का चुनाव करें, इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। मखाना जिस तरह से सभी लोगों को पता है कि ये एक जलीय पौधा है और इसकी खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब साफ है कि उस खेत में पानी पूरी रहनी चाहिए और इसके लिए ये भी आवश्यक है कि जब से हम बीज या जो नर्सरी से निकाल करके मखाना के पौधे लगाते हैं, उसको उस समय से लेकर के नर्सरी से लेकर के जब शुरू में लगाते हैं, उसके बाद से अंत तक, जब तक इसका बीज निकालते हैं हम अंत में, तो तब तक पानी फील्ड में रखनी होती है। इसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम खेत का चुनाव सही ढंग से करें, क्योंकि अगर खेत में बलुई मिट्टी रही तो फिर पानी उसमें नहीं रह पाएगा। अतः मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि खेत कैसा होना चाहिए जिसमें कि आप मखाना की खेती करना चाहते हैं। इसके लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि उस खेत की जो मिट्टी है, थोड़ी विस्तार में उसमें अगर देखें तो दोमट मिट्टी से लेके जो चिकनी मिट्टी है, जिसे क्लेई मिट्टी इंग्लिश में कहते हैं या हिंदी में कुछ क्षेत्रों में केवाल मिट्टी कहते हैं, तो इसके लिए ये दोनों मिट्टी, दोमट और केवाल मिट्टी, दोनों ही उपयुक्त है। उसमें से केवाल मिट्टी तो ज़्यादा ही उपयुक्त है क्योंकि उसमें पानी के रोकने की क्षमता ज़्यादा होती है और यहाँ पानी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि यदि दोमट मिट्टी से भी नीचे की मिट्टी है तो पानी का रिसाव नीचे के क्षेत्र में ज़्यादा हो जाएगा, तो उस तरह से फिर आप पानी में खर्च ज़्यादा आएगा और ज़्यादा परिश्रम लगेगा, ज़्यादा मजदूर भी लगेंगे, इसलिए उसका खर्च ज़्यादा आ जाएगा फिर खेती करने का। तो अगर केवाल मिट्टी है और दोमट मिट्टी है तो उसमें इसकी खेती अच्छे तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि पानी का जो उसमें ठहराव है वो अधिक होता है। इस तरह से अगर हम ये देखें कि आपको जमीन का जो हो गया कि पहले तो चिकनी मिट्टी हो गई, दूसरी बात है कि मिट्टी का प्रकृति और कैसा होना चाहिए। मिट्टी की प्रकृति इस तरह से होनी चाहिए कि जैसा कि जानते हैं आप लोग कि ये जो मखाना है, जैसे सिंघाड़ा है, ये जितने भी जलीय फल है, ये सभी पौधे कीचड़ वाले जो जमीन है उसमें देखते होंगे कि अधिक होता है। जहाँ कीचड़ ज़्यादा रहता है तो वहाँ ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि उस तरह के खेत में आपको कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है और ये जो मखाना है यह भी वहीं पर ज़्यादा पैदा होगा, अच्छा से इसकी बढ़वार होगी कि जिस जमीन में आपका कार्बनिक तत्व ज़्यादा है। तो पहला तो यह हो गया कि हम जो जमीन चुने उसमें खेती अगर पहले से हो रही है, या फिर दूसरा जो दोमट मिट्टी या केवाल मिट्टी की जो आपकी जमीन है, उस जमीन में आप देखें कि वो जमीन अगर लगातार नीचे का क्षेत्र जमीन है, क्योंकि आजकल पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो पानी अगर हमको कम देनी है उसमें, तो आप ये देखेंगे कि जो हमारा चौड़ क्षेत्र है और जहाँ पर या तो नीचे की जमीन है मुख्य खेत के पास में थोड़ी दूर में, और वहाँ अगर नीचे की जमीन है और वो पानी से डूबा रहता है, तो उस तरह के जमीन का चुनाव करें, क्योंकि वहाँ पानी अगर वर्ष के अधिकतर समय तक डूबा रहता है, इसका मतलब है कि उस खेत की दो विशेषताएं हों। पहली तो अगर कोई लो लैंड है, नीचे की जमीन है, तो नीचे में अगर हमेशा पानी रहता है तो वो नीचे का पार्ट, जो उसका जमीन का पार्ट है, तो वो समतल होगा। और दूसरा कि उस खेत की, उस जमीन की उपजाऊ क्षमता भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ कार्बनिक तत्व भी रहते हैं ज़्यादा और बाकी दूसरे भी जो पौधों के लिए आवश्यक तत्व हैं वो भी वहाँ पर उस जमीन में अधिक मात्रा में होती है। तो इस तरह के फिर पौधे उस पानी भरे जमीन में लेना बहुत आसान हो जाता है। इसके लिए आपको ये भी करना होगा कि हम वहाँ पहले पौधे ही लगाना होगा, या हम बीज भी डायरेक्ट छिड़काव करके इस पौधे को उगा सकते हैं उस जमीन में जो नीचे की जमीन है। लेकिन अगर अधिक पैदावार लेना हो और चौड़ क्षेत्र यदि बहुत बड़ा नहीं है, तो छोटे अगर हैं एरिया, जैसे 1 एकड़ का है, 1.5 एकड़ का है, 1 एकड़ से नीचे का चौड़ क्षेत्र है और वो आपका ठीक तरह से बंडिंग किया हुआ है उसका, जिससे कि बाढ़ आने के बाद, हल्की फुल्की बाढ़ आने के बाद भी उसमें ज़्यादा पानी का बहाव ना हो पाए, जिससे कि पौधे उखड़ जाए, ये ना हो, तो फिर वो ज़मीन बहुत अच्छी है। तो उसमें आप देखेंगे कि आप 2 तरह से कर सकते हैं कि ऊपर वाले ज़मीन में आप नर्सरी लगा लें और नर्सरी लगाने के बाद वहाँ से पौधे निकाल के फिर आप मुख्य जो नीचे की ज़मीन है उसमें आप इसकी पौधे लगा करके खेती कर सकते हैं। तो इस नर्सरी लगाने के लिए बस करना इतना ही है
कि उस ज़मीन में आप 500 वर्ग मीटर का एक ज़मीन लें, ज़मीन का टुकड़ा जो ऊपर की है, और उसमें बंडिंग करके 2 फीट का बंडिंग रहना चाहिए। 2 फीट का बंध जो है उसका, बांध जिसको कहते हैं, उसके चारों तरफ से होनी चाहिए। तो उसमें आप अच्छी तरह से गीली जुताई जैसे धान की नर्सरी के लिए करते हैं, तो उसमें पहले से हम गोबर खाद जो है, सड़ी हुई गोबर खाद है, और कुछ जो आपका रासायनिक तत्व है जैसे यूरिया है, डीएपी है, पोटाश है, तो धान के लिए भी अगर मोटा-मोटी समझें कि उस रेट से भी अगर उसमें उस दर से अगर दे देते हैं, इसको दे करके फिर इसकी नर्सरी लगाते हैं, तो 500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में मात्र 20 केजी बीज की आवश्यकता होती है। इस बीज का उसमें छिड़काव कर दें, और इससे नर्सरी से जो 500 वर्ग मीटर के क्षेत्र से इतने पौधे आपको मिल जाएँगे कि आप 1 हेक्टेयर के क्षेत्र तक में आप इसके पौधे को लगा सकते हैं, जिससे कि फिर उसमें खेती की जा सकती है। तो ये तो हो गया कि हम नर्सरी लगा कर के उस चौर वाली जो नीचे की ज़मीन है, उसमें हम खेती कर सकते हैं। तो उसके लिए अब है बात कि ये तो बीज का हो गया, मात्रा एक तो कम लगता है नर्सरी लगाने से, जिससे बीज पे आपका खर्च बचता है। दूसरा ये है कि जो ज़मीन की प्रकृति अगर चौड़ क्षेत्र किन्हीं को नहीं है और उन्हें ज़मीन है एक्स्ट्रा, जो कि धान गेहूँ करने के अलावे जो और ज़मीन है, लेकिन उसमें ज़्यादा पैदावार नहीं लेते हैं, और अगर उसमें कार्बनिक तत्व है अच्छी मात्रा में, और वहाँ पर आपको करने के लिए ये करना है, अगर मखाना लेनी है, तो कोई भी ज़मीन ले सकते हैं जिसमें कि मुख्य खेती करते हैं, और उसकी अगर आप 2 मीटर का 2 फीट का जो बाँध बना देते हैं चारों तरफ, तो उसमें आप देखेंगे कि उसकी प्रकृति, रासायनिक प्रकृति ये होनी चाहिए कि उसका रासायनिक प्रवृत्ति प्रकृति के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र में अपनी मिट्टी की जाँच करा लें, और अगर उसमें जाँच कराने पे अगर ये मिलता है कि उस ज़मीन की पीएच क्या है, ज़मीन का मिट्टी जो लेते हैं आप सैंपल लेके, उसकी पीएच क्या है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितना है उसमें। तो आप देखेंगे कि पीएच अगर न्यूट्रल 7 से लेकर के आपका 8 साढ़े 8 तक है, तो कोई दिक्कत नहीं है 8 तक में। और नीचे थोड़ा-सा भी नीचे है अगर, तो आप ले सकते हैं कि 6 से लेकर के साढ़े 7 तक, अगर 7-8 तक पीएच है, तो वो ज़मीन फिर ठीक है, इसकी खेती अच्छी तरह से की जा सकती है। दूसरा है कि उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो आपको 4 डेसीसाइमन पर मीटर से कम होनी चाहिए, तो वहाँ भी हम इसकी खेती अच्छा से कर सकते हैं। तीसरा इसमें जो मुख्य चीज़ आता है कि उस ज़मीन की रासायनिक प्रकृति के लिए कि उसमें कितना कार्बनिक तत्व है, कितने नाइट्रोजन हैं, कितने फास्फोरस हैं, और कितने पोटेशियम हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप ज़मीन सेलेक्ट किए हैं, और अगर उसकी जाँच करने, रासायनिक जाँच करने के बाद अगर उस ज़मीन में कार्बनिक तत्व की मात्रा आपका 0.4% से लेके ऊपर यदि है 0.67 तक, तो वो बहुत ही अच्छी है, और वहाँ के लिए ये एक उपयोगी पौधा होगा। दूसरा है कि इसका जो आपका नाइट्रोजन है, वो 250 केजी, 250 केजी पर हेक्टेयर से ज़्यादा आनी चाहिए, और फास्फोरस 15 केजी पर हेक्टेयर से ज़्यादा रहनी चाहिए। और तीसरा है पोटेशियम, जिसकी कि पोटाश कहते हैं, तो उसकी मात्रा उसमें जो है वो भी 250 केजी प्रति हेक्टेयर से अगर ज़्यादा है, तो वो बहुत ही अच्छी ज़मीन है, और ऐसे ज़मीन में मखाना की खेती बहुत सफलतापूर्वक की जा सकती है, और एक अच्छा उपज आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।